यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो यूनियन बजट अभी यहाँ पर आया हुआ है, बजट यहाँ पर जो अपना केंद्रीय बजट था उसको लेकर के हम लोग यहाँ पर अपने चैनल पर एमसीक्यूज देखेंगे। ठीक है, मैंने बताया भी था आपको कि यहाँ पर अभी जो इकोनॉमिक सर्वे था उसके हम लोग ने एमसीक्यूज करे थे। करीब 100 इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज थे वो हम लोग ने यहाँ पर कवर किए थे। यहाँ जो बजट है यह करीब आपका 100 से ऊपर बनेगा, 150 या 200 या 180 जैसा भी बनेगा आपको यहाँ पर देखने को सब मिलेंगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन यूपीएससी यहाँ से पूछ सकता है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए जाएंगे। वैसे तो क्वेश्चन बन सकते हैं करीब 400 क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, लेकिन जो यूपीएससी जो पूछेगा उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ से 150 से 200 क्वेश्चन तक ही फ्रेम किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। और देखो यहाँ पर क्या क्या इसकी चीज़ें, जैसे कि इसमें बजट में कुछ यहाँ पर संभावित यहाँ पर प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं उसको लेकर के ही बनाए गए, क्योंकि टाइम भी कम रहता है ना पढ़ने का, और भी चीज़ें कवर करनी, तो सिर्फ यहाँ पर उतनी चीज़ जितनी पूछी जाने की उम्मीद होती है उतने क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस एकदम एमसीक्यूज होंगे आपके, राइट, जैसे कि यहाँ पर स्टैटिक को कुछ यहाँ पर पॉइंट लेकर के करंट को घुमाना, है ना, वैसे कर जैसे क्वेश्चन बनाता है यूपीएससी उस टाइप पूरा यहाँ पर संभावित क्वेश्चन होंगे इसमें। स्टेटमेंट बेस यहाँ पर क्वेश्चन सब देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर वन लाइनर भी होंगे जो यहाँ पर वन लाइनर के हिसाब से आपके लिए उपयोगी होंगे, है ना। और यहाँ पर जो मार्गदर्शन है, अब यहाँ पर जो मार्गदर्शन है डॉक्टर भारती पांडे और यहाँ पर डॉक्टर सोनम सेन, तो यहाँ पर कुछ इनको जरा भी यहाँ पर सलाह दी गई कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखनी चाहिए। ठीक है, आते हैं यहाँ से देखते हैं। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर जो प्रोविजंस होते हैं उसको लेकर के पहली बात यहाँ से भारत के संविधान के संबंध में विचार करना है। पहली बात है संविधान में बजट शब्द का स्पष्ट यहाँ पर उल्लेख किया गया है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, गलत है, स्टैटिक पॉइंट है अपना, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान में कहीं भी बजट का यहाँ पर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, राइट। संविधान में इसके लिए वार्षिक वित्तीय विवरण जो एनुअल यहाँ पर फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होता है उसकी शब्दावली यहाँ पर उपयोग किया गया है। ठीक है, बजट शब्द एक यहाँ पर लोकप्रिय शब्द है जो फ्रांसीसी शब्द बुजट, ठीक है, उससे आया था, जिसका अर्थ चमड़े का थैला होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, गलत हो जाएगी, आपने पढ़ा भी होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, दूसरी बात है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है एनुअल यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इसका उल्लेख संविधान के 112 के अनुच्छेद में किया गया। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति का जो कर्तव्य होता है कि वह यहाँ पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाए, और यह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और खर्चों के लिए विवरण होता है। ठीक है, सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरी बात है सरकार की अनुमानित प्राप्तियां जो होती हैं और व्यय, इनका विवरण केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान के जो आर्टिकल 112 है उसके अकॉर्डिंग अनुसार यहाँ पर जो बजट है उसको यहाँ पर संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के समक्ष यहाँ पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। हालांकि बजट के संबंध में लोकसभा के पास अधिक शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि अनुदान की मांगों को लेकर के। ठीक है, मतदान केवल लोकसभा में ही होगा, राइट, लेकिन यहाँ पर संवैधानिक रूप से इसे दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है। तो क्या होगा आंसर, पहला गलत है, दूसरा सही है और तीसरा भी गलत है। पूछा यहाँ से कि कौन सा सही होगा, केवल दो बात, दूसरे वहां पर स्टेटमेंट इसका करेक्ट होगा बी। आते क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को लेकर के, जैसे कि बोला केंद्र सरकार वह कौन सा विभाग है जो केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए प्रमुख रूप से या मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। आंसर हो जाएगा सेकंड का करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा आपका सी, आर्थिक मामलों का विभाग इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आर्थिक विभाग जो है इसका वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें जो नोडल विभाग होता है, ठीक है, नोडल विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आर्थिक मामलों का विभाग बजट तैयार करने वाली मुख्य इकाई होती है। इसके भीतर बजट प्रभाग जो होता है, बजट डिवीजन, इसी पूरी तरीके से इसका प्रबंधन करता है। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट ये है। सेकेंड बात इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो प्रक्रिया होती है, राइट, जो इसकी प्रक्रिया होगी, ये विभाग के जो विभिन्न मंत्रालय हैं जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और यहाँ पर रक्षा बलों के साथ समन्वय करता है ताकि उनसे अनुमानित खर्चों का विवरण प्राप्त किया जा सके, ये इनकी प्रक्रिया होगी। ठीक है, और यहाँ पर नोडल विभाग मैंने बताया। और तीसरी बात यहाँ पर है कि जो अन्य विभाग जैसे होते हैं, इसके अन्य विभाग जो होंगे वो क्या होगा, वो यहाँ पर जो जबकि जो राजस्व विभाग है वो कर को लेकर, टैक्स को लेकर के संबंधित, व्यय विभाग धन के आवंटन की निगरानी करेगा, और लेकिन बजट को अंतिम रूप देने और उसे संकलित करने की जिम्मेदारी विशेष रूप से आर्थिक मामलों के विभाग की होती है। तो ये कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको की पॉइंट बताया, आपको उसको लिख लेना है। नोडल विभाग, प्रक्रिया क्या होती है ना, और इनके जो अन्य विभाग है ये क्या होंगे, तो सब पॉइंट आप लिख लोगे, इसके इंपॉर्टेंट है, राइट। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। जरूरी नहीं कि यहाँ पर यूपीएससी सिर्फ इन्हीं चीज़ से क्वेश्चन पूछे, जो मैंने बताया नोडल विभाग क्या हो सकता है, इनकी प्रक्रिया क्या हो सकती है, इनके अन्य विभाग क्या हो सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ठीक है, तो याद रखना है। आते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है मूलभूत अवधारणा, बेसिक यहाँ पर कॉन्सेप्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शब्द का सबसे सटीक वर्णन कौन करता है। आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर
जो तीसरा है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के एक वित्तीय वर्ष के लिए जो विवरण होता है इसको बोलते हैं। बी क्या होगा, तीसरे का से सही आंसर होगा। ठीक है, इसके देखो कुछ पॉइंट दे जान लेते हैं इसका भी, जिसमें अवधारणा होती है वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है ये मुख्य बजट दस्तावेज होता है। ये कोई साधारण बैलेंस शीट नहीं होती है बल्कि एक अनुमानित खाका है। ठीक है, और इसके आने वाले एक वर्ष जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सरकार के पास कितना पैसा आएगा और ये कहाँ से खर्च करेगी सब होगा, ये सब यहाँ पर कुछ भागों में बांटती है। जैसे कि इसके 3 भाग होते हैं। इसमें विवरण में सरकारी धन को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन सा? एक तो पहला भारत की संचित निधि, भारत के यहाँ पर आकस्मिक निधि और भारत का सार्वजनिक खाता जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। भारत की जो आकस्मिक निधि इसको बोलते हैं जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, और भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये तीनों बातें आपको याद रखनी, कितने यहाँ पे भाग होते हैं इसके और कहाँ कहाँ पर यहाँ पर गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी। ठीक है, इन सभी दस्तावेज के बिना सरकार संचित निधि में से 1 भी रुपया खर्च नहीं कर सकती है। इंपॉर्टेंट बातें सब याद रखना है। और यहाँ पर जो इसका आंसर था तीसरे का वो बी करेक्ट हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राजस्व बजट रेवेन्यू बजट के संबंध में और पूंजी बजट जो होता है कैपिटल बजट के संबंध में विचार करना है। पहली बात है राजस्व बजट में कर राजस्व प्राप्तियां, गैर कर राजस्व जो प्राप्तियां होती है और सरकारी व्यय शामिल होते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजस्व बजट में मदें आती हैं जिसमें यहाँ पर ना तो कोई परिसंपत्ति एसेट्स बनती और ना ही यहाँ पर देनदारियाँ ठीक है कम होती है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, इसमें कर जो होते हैं टैक्सेस होते हैं और गैर कर जो ब्याज जैसे लाभांश होते हैं, आय और सरकारी विभागों का संचालन का खर्च शामिल होता है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, पूंजीगत बजट में वे सभी प्राप्तियां और भुगतान शामिल होते हैं जो सरकार की परिसंपत्तियों या देनदारियों को प्रभावित करते हैं। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है भी, क्योंकि यहाँ पर पूंजीगत बजट सरकार की जो संपत्ति होती है देनदारी होती है उसमें बदलाव लाता है। उदाहरण के लिए ऋण लेना, ठीक है, देनदारी बढ़ाना और शेयर बेचना, निवेश करना जैसे संपत्ति कम होना उसको लेकर के। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां और बुनियादी ढांचे जैसे संपत्ति निर्माण को लेकर के, है ना, तो ये सब इसमें होगा। ये तीसरी बात है बजट का भाग ए वित्त विधेयक फाइनेंस बिल से संबंधित होता है जिससे कराधान प्रस्तावक होते हैं या प्रस्ताव होते हैं, है ना। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर बजट को आमतौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, भाग ए और भाग बी। ठीक है, 2 भागों में बांटा जाएगा। इसमें यहाँ पर भाग ए में अर्थव्यवस्था का समान जो सर्वेक्षण होता है और नई परियोजनाओं की प्राथमिकता का उल्लेख किया जाता है। किसमें? भाग ए में। ठीक है, भाग ए में हो गया। और भाग बी में क्या होता है, जो भाग बी है इसमें आपका जिसे कर प्रस्ताव टैक्सेशन ऑफ प्रपोजल होते हैं, राइट, और यहाँ पर वित्त विधेयक हो गए, राइट, और यहाँ पर इसमें शामिल होते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में भाग एक को वित्त विधेयक से जोड़ा गया था जो गलत बात बता रहा था। ठीक है, तो याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा। चौथे का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 1 और 2 सही है। ठीक है, आते हैं तो ये गलत हो जाएगा तीसरा, चौथे का आंसर ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्रीय बजट के साथ संसद में प्रस्तुत यहाँ पर होने वाले दस्तावेज के संबंध में विचार करना है। आते हैं 5वें नंबर में, देखते हैं। ये बोला है ऐसे कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है एनुअल यहाँ पर फाइनेंस स्टेटमेंट होता है, इसके में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत अनिवार्य होगा। पहली बात यहाँ से 5वें का स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि 112 के तहत यहाँ पर वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करना एक संवैधानिक अनिवार्यता होगी। सेकेंड बात है मांगी अनुदान जो डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स होती हैं ये केवल लोकसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर लोकसभा में रखी जाती हैं और वहाँ उन पर मतदान होता है और राज्यसभा इन पर केवल चर्चा कर सकती है, मतदान राज्यसभा नहीं करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरी बात है वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण जो होता है एक लंबे समय से चली आ रही जो संसदीय परंपरा है उसके कारण प्रस्तुत किया जाता है, न कि किसी कानूनी प्रावधान के कारण। तीसरी बात गलत है क्योंकि वृहद आर्थिक रूपरेखा जो विवरण होता है ये किसी परंपरा की वजह से नहीं बल्कि यहाँ पर FRBM जो अधिनियम होता है 2003 राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम है उसके कानूनी प्रावधान के तहत प्रस्तुत किया जाता है। तीसरी बात गलत है। ठीक है, चौथा बजट व्यय जो होता है एक्सपेंडिचर ऑफ बजट जो होता है इसके प्रति जो प्राप्ति बजट है जो रिसिप्ट बजट होता है ये व्याख्यात्मक दस्तावेज होते हैं जो संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं होते हैं। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो बजट है व्यय बजट ये प्राप्ति बजट सहायक दस्तावेज होते हैं जो बजट के आंकड़ों के विस्तार को समझाते हैं और संविधान में इनका नाम लेकर कोई भी स्पष्ट अनिवार्यता नहीं दी गई है। ये पारदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 करेक्ट है। तीसरी वाली बात गलत है, सही पूछा तो 1, 2, 4। क्वेश्चन नंबर 6
6 नंबर क्वेश्चन ने बोला यहाँ पर बजट के दस्तावेज और यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान क्या क्या हो सकते हैं। देखो पहली बात बोला है ऐसे, ये वार्षिक वित्तीय विवरण अभी मैंने आपको कितनी बार ऊपर बताया है ना, तो आर्टिकल याद हो गया होगा। तो एक है क्या हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, एक का 2 है ना, इसको लेकर आर्टिकल 112 में ये अपने आने वाले जो वर्ष है उसके सरकार के जो प्राप्तियाँ होती है वे उसका अनुमान करता है। ठीक है, आगे अनुदान की मांगे, अनुदान की मांगे जो होती है ये आर्टिकल 113 के तहत संचित निधि में व्यय अनुमान अनुदान की मांग को लेकर के लोकसभा में मतदान के लिए रखा जाता है। बी का 1। आगे वित्त विधेयक बोला है, वित्त विधेयक सी का अनुच्छेद 110 है ना, धन विधेयक की प्रक्रियाओं के तहत पर वित्त विधेयक पेश किया जाता है जो सरकार के कराधान या टैक्स के प्रावधानों को लेकर के कानूनी रूप देता है। सी का 3 आंसर हो जाएगा छठे का, ए का 2 बी का सी, ए का 2 बी का 1 सी का 3, 2 1 3 आंसर हो गया ना, 6 का बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 7 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सरकार संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक लाती है जिसे कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं होती है। पहली बात गलत, क्योंकि विनियोग जो विधेयक होता है इसको कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य होती है, इसके बिना सरकार संचित निधि से धन नहीं निकाल सकती, गलत। सेकेंड बात है वित्त विधेयक जो होता है वार्षिक कराधान प्रस्तावों को प्रभावित करता है और इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वित्त विधेयक एक धन विधेयक होता है, मनी बिल की तरह होता है, इसे केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं और ये वार्षिक टैक्स परिवर्तन को लागू करता है। सिर्फ दूसरा करेक्ट है, पहला गलत होगा। आंसर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में अनुदान मांगों डिमांड ऑफ, यहाँ पर जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है उसके मतदान केवल लोकसभा में किया जा सकता है। पहली बात 8वें का पहला स्टेटमेंट से करेक्ट है, क्योंकि अनुदान मांगों पर मतदान करने की शक्ति केवल लोकसभा के पास होती है, ये कार्यपालिका पर विधायिका के वित्तीय नियंत्रण का हिस्सा होता है। सेकेंड बात राज्यसभा के पास अनुदान की मांगों पर चर्चा करने या उन्हें अस्वीकार करने की शक्ति होती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा जो अनुदान मांगों पर चर्चा तो कर सकती है लेकिन उस पर मांगों को लेकर अस्वीकार या उससे संशोधन करने की कोई शक्ति इसमें नहीं होती है। ओनली 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, 8वें का 1। क्वेश्चन 9 भारत के पहले बजट के संबंध में विचार करना है। भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। पहली बात 9वें का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुई थी और 7 अप्रैल 1860 को पहला जो बजट था जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट पेश किया था। ठीक है, सेकेंड बात बोला जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया, तभी मैंने बात बताई आपको। ठीक है, तो सेकेंड बात भी सही है। तीसरी बात है 9वें का तीसरा बोला है लियाकत अली खान स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट था आर.के. सुखमन चट्टी। ठीक है, आर.के. संगमन चट्टी वो जगह लिखा होता है, आर.के. सुखमनम चट्टी भी यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा ये 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। ठीक है, और लियाकत अली खान 1946 में अंतरिम सरकार के बजट पेश किया था। तो ये बात दोनों की याद रखना है। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका तीसरा गलत है, तो 1 और 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही बताता है। इनमें से कौन सा एक मिलान सही होगा और 3 यहाँ पर कोई गलत होंगे। कौन से गलत है 3 और कौन सा सही है, देखते हैं। पहली बात है लियाकत अली खान अंतरिम सरकार के सदस्य थे, है ना, तो यहाँ पे क्या बोला ये इसका आंसर जो होगा ये सही होगा, बाकी सब गलत है। क्योंकि जेम्स विल्सन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री बोल रहा है, तो ये बात क्या होगी, ये बात गलत है, क्योंकि जेम्स विल्सन ब्रिटिश काल के दौरान पहले बजट प्रयोक्ता थे, ना कि स्वतंत्र भारत के। पहला गलत हो गया। आर.के. सन्मुखम चट्टी ये भारत सरकार के 1935 के बजट प्रस्तुत किया था, ये भी बात गलत है, क्योंकि आर.के. सन्मुखम चट्टी ने स्वतंत्र भारत का 1947 का बजट पेश किया था, ये गलत होगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आंसर इस टाइप से बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कालक्रम की घटनाओं के अनुसार व्यवस्था करना है या व्यवस्थित करना, इनको देखते हैं। ये बोला जेम्स विल्सन द्वारा भारत का पहला बजट प्रस्तुत करना। ठीक है, पहली बात 11वें का पहला स्टेटमेंट आपसे जेम्स विल्सन ने 1860 में, पहले सबके सन लिख लेते हैं फिर बताते हैं। अंतरिम भारत सरकार द्वारा बजट का प्रस्तुत करना, तो ये हो जाएगा आपको 1946 1946, और स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत करना। ठीक है, तो 1947, तो एकदम सीरियल से लगा हुआ है, राइट। आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 करेक्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ से आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन 12 केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में विचार करना है। इस बजट का युवा शक्ति संचालित बजट कहा गया है, जो सरकार को संकल्प पर केंद्रित है, सरकार के संकल्प पर केंद्रित होगा। पहली बात
12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर 2026-27 के दस्तावेज स्पष्ट रूप से युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया इसने, और जिसे युवा शक्ति संचालित बजट के रूप में भी ब्रांड का नाम दिया गया है। सेकेंड बात है, बजट में उल्लिखित 3 कर्तव्य में से एक लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास दृष्टिकोण को प्राप्त करना होगा। सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है, ठीक है। आगे, और इनके नागरिकों की आकांक्षाओं को प्राथमिकता देना। तीसरी बात है, यह बजट पहला होगा जिसे नए कर्तव्य पथ पर तैयार किया गया था। तीसरी बात भी करेक्ट, क्योंकि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किए जाने के बाद यह ऐतिहासिक स्थान है, नाम परिवर्तन के संदर्भ में तैयार हुआ है और प्रस्तुत किया गया पहला पूर्ण बजट चक्र होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों सही है। 12वें का आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बजट 2026-27 की प्राप्तियों को लेकर के भाग में दिए गए जो 12 ग्राफ है उसके अनुसार यहाँ पर कुछ डेटा दे रखे हैं, ठीक है। ग्राफ्स है उसके उनको जो अनुसार यहाँ पर डेटा है उसके हिसाब से क्वेश्चन निकाला गया है, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें बोला है कि बोला कौन सा सही ढंग से सही मैच करता है, सही प्रवृत्तियों को मैच करता है, ये सही प्रवृत्तियों को बताता है इनमें से कौन सा, राइट। पहला बोला है राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान जो है 2026-27 में संशोधित अनुमान 2025-26 से कम होगा। पहली बात। 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आमतौर पर राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से अधिक रहने का लक्ष्य रखा जाता है, ये गलत है। सेकंड, पूंजीगत प्राप्तियां लगातार 24-25 से 26-27 तक हर साल बढ़ी हैं ये। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि पूंजीगत प्राप्तियों में उतार चढ़ाव देखा गया, विशेषकर जो विनिवेश और ऋण के कारण यहाँ पर देखे गए थे, तो ये बात गलत होगा। तीसरा, 26-27 में कुल प्राप्तियां लगभग 53.4 लाख करोड़ अनुमानित है, ये बात इसकी करेक्ट हो जाएगी, तीसरी वाली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बजट 26-27 में अनुमान है जो बजट एस्टिमेट, इसके अनुसार सरकार की कुल प्राप्तियों का लक्ष्य 53.4 लाख करोड़ के आसपास रखा गया, जो अर्थव्यवस्था को बढ़ते आकार को दर्शाता है, ठीक है, ये बात सही है। चौथा बात है, 25-26 के संशोधित अनुमान में राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों 24-25 के वास्तविक आंकड़ों से कम होंगी। चौथी बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत है, ठीक है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से सिर्फ सीड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर है पूंजीगत प्रभाव, पूंजीगत क्या लिखा है, पूंजीगत व्यय, प्रभावी पूंजीगत व्यय जो है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, इसके बारे में विचार करना है। पहली बात, बजट 2026-27 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 17.1 लाख करोड़ और बजट जो है अनुमानित जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से अधिक होगा। पहली बात, 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने बुनियादी ढांचे में निवेश जारी रखने के लिए प्रभावी पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 17.1 लाख करोड़ किया हुआ है, पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात है, प्रभावी पूंजीगत व्यय में परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए केंद्र का पूंजीगत व्यय और राज्यों के लिए दिए गए अनुदान शामिल होंगे। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसका करेक्ट हो गया भी, ठीक है। सेकंड बात भी इसकी यहाँ से सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रभावी जो पूंजीगत व्यय है इक्वल केंद्र का पूंजीगत व्यय प्लस यहाँ पर राज्यों के पूंजीगत जो संपत्ति होती है उसको बनाने के लिए दिया गया अनुदान, ये यहाँ पर तकनीकी शब्द जो बताता है कि वास्तव में कितना पैसा संपत्ति निर्माण में जा रहा है, ठीक है, दोनों बातें सही है। तीसरी बात है, उच्च पूंजीगत व्यय को अर्थव्यवस्था में विकास को बढ़ावा देने वाले एक प्रमुख विकास इंजन, ग्रोथ इंजन के रूप में देखा जाता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर अर्थशास्त्र में पूंजीगत व्यय का मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जो रोजगार पैदा करता है और मांग बढ़ाता है, इसलिए आपसे विकास का इंजन कहा जाता है। तो 1, 2, 3 तीनों बातें करेक्ट है, आंसर 14 का डी। क्वेश्चन नंबर 15, डेफिसिट जो ट्रेंड्स घाटे का रुझान है ग्राफ उसके संबंध में विचार करना है। पहली बात है 2020-21 में राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट उच्चतम स्तर पर था, पहली बात। 15 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोविड-19 महामारी के कारण 2020-21 में राजकोषीय घाटा 9.2% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था, ठीक है, बात सही है। सेकंड, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा हमेशा राजस्व घाटे से कम होते हैं या कम रहते हैं, सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि बजट घाटे में पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए अनुदान घटाने पर प्रभावी बजट जो होता है राजस्व घाटा मिलता है, इसलिए यहाँ पर ये हमेशा मूल राजस्व घाटे से कम ही रहेगा, सेकंड बात भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा, 2025-26 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.4% था, जो 26-27 में के लिए अनुमानित 4.3% से अधिक होगा, तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है।
ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तीनों बातें सही है, 15 का आंसर डी यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रुपी कम्स फ्रॉम, रुपी गोस फ्रॉम मतलब गोस टू, है ना, कहाँ से आता है, कहाँ से रुपए जाता है, तो इसके बारे में यहाँ पर चार्ट के हिसाब से यहाँ पर संबंध में बताना है। इसमें बोला है राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर होगा, कारपोरेट टैक्स है। पहली बात, 16 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में रुपया कहाँ से आता है, चार्ट में जो एक आपके पास चार्ट होगा, चार्ट अगर नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। इसका बड़ा हिस्सा उधार की अंधेन दर जो होती है उसका होता है, न कि निगम कर का। प्रत्यक्ष करों में आयकर अक्सर निगम कर के बराबर और उससे अधिक योगदान देता है। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, व्यय का सबसे बड़ा मद ब्याज भुगतान होता है। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सरकार के खर्चों का सबसे बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान होता है, जो लगभग 19 से 20 पैसा प्रति रुपया होता है, ठीक है, ये बात सही है। तीसरी बात है, तीसरे यहाँ से राज्यों को जो कर होता है और यहाँ पर शुल्क का हिस्सा स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज, रक्षा डिफेंस व्यय से अधिक होगा। तीसरी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों के लिए दिए जाने वाला कर हिस्सा जो होता है लगभग 20 से 22 पैसा की तुलना में रक्षा व्यय 8 से 9 पैसा काफ़ी कम होगा, तो ये बात सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2 और 3 बात इसकी करेक्ट है, पहली बात ये गलत होगी। क्या पूछा है, कौन सा सही होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के ऋण जीडीपी के अनुपात के संबंध में विचार करना है। ऋण जीडीपी का अनुपात 2026-27 में 55.6% अनुमानित है। पहली बात, 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात है, यह अनुपात 25-26 में 56.1% तुलना में कम होने का अनुमान है। सेकेंड बात भी इसकी कही, क्योंकि यहाँ पर जिस आंकड़ों के अनुसार भारत का ऋण जीडीपी अनुपात 55.6% रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष 56.1 की तुलना में कम हो गया है, और ये राजकोषीय अनुशासन का संकेत देता है। दोनों बातें करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से, सरकार का लक्ष्य 2030-31 तक ऋण जीडीपी अनुपात को घटाकर 50% के आसपास लाना होगा। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार का ऋण कम करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर 2030-31 तक इसे 50% तक लाने का कोई यहाँ पर आधिकारिक लक्ष्य इस बजट में विशेष रूप से घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। एफआरबीएम का मूल लक्ष्य 40% था, लेकिन महामारी के बाद समय सीमा बदल गई है। तीसरी बात गलत हो जाएगी। आंसर ओनली 1 2 करेक्ट है, तो सी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन 18 नंबर है, वित्तीय डेटा ग्राफ को लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया। यहाँ पर डेटा था वित्तीय का, उसके ग्राफ को लेकर के क्वेश्चन क्रिएट किया गया। देखते हैं इसमें। पहला यहाँ से 2024-25 में वह वर्ष है जब केंद्र की यहाँ पर निवल कर प्राप्तियाँ जो होती है नेट टैक्स रेवेन्यू पिछले वर्ष की तुलना में घटी है। पहली बात, 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है। पहली बात गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक रूप से और यहाँ पर 26-27 के बजट आंकड़ों के अनुसार केंद्र की निवल कर प्राप्तियाँ नेट टैक्स रेवेन्यू लगातार बढ़ी हुई हैं, और 24-25 में भी कर संग्रह की वृद्धि भी देखी गई थी, गिरावट देखी गई थी। यहाँ पर गिरावट नहीं थी, है ना, यहाँ पर वृद्धि देखी गई थी, तो ये बात पहली वाली गलत हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात है, 26-27 में गैर ऋण पूंजी प्राप्तियाँ जो होती हैं नॉन डेप्ट यहाँ पर कैपिटल शिफ्ट होते हैं अपने उच्चतम अनुमानित दर स्तर पर होंगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 2026-27 में जो विनिवेश और यहाँ पर ऋण है उसमें वसूली के माध्यम से गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों में एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है, जो हाल के वर्षों में अपने उच्चतम अनुमानित स्तर पर दिखाई जाती है। तीसरी बात है, संशोधन या संशोधित अनुमान वाले वर्ष 2025-26 में राज्यों को हस्तांतरण 23.4 लाख करोड़ था। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संशोधित अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में राज्यों का कुल हस्तांतरण, जिसमें कर हस्तांतरण, अनुदान और अन्य सहायता शामिल है, ये लगभग 23.4 लाख करोड़ दर्ज किया गया था, जो केंद्र राज्य के वित्तीय संबंध को लेकर मजबूत करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2 और 3, इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र सरकार की निवल प्राप्तियों नेट यहाँ पर रिसिप्ट ऑफ द सेंटर और राज्यों की केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको कुल हस्तांतरण को लेकर के रोजाना से संबंधित विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात यहाँ से 2022 से 22-23 से 26-27 में अवधि को लेकर के केंद्र की निवल कर प्राप्तियां जो होती हैं लगातार बढ़ी हैं। पहली बात, 19 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर यद्यपि यहाँ पर कर प्राप्तियां बढ़ रही तो यहाँ पर लेकिन जो लगातार शब्द यहाँ से गलत हो सकता है। यदि यहाँ पर किसी विशेष मद जैसे कि उत्पाद शुल्क है उसमें किसी वर्ष बदलाव के कारण कमी होती है तो यहाँ पर इसमें लगातार बोला तो लगातार की वजह से यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड बात है,
सेकेंड बात है इसमें, अगला है इसमें क्या बोल रहा है, इसी अवधि में केंद्र की निवल कर प्राप्तियों की तुलना में गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट एक बड़ा और अधिक स्थिर राजस्व स्रोत रही है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर गैर ऋण पूंजी प्राप्तियां जो जैसे कि विनिवेश, ठीक है, ये कर राजस्व की तुलना में बहुत छोटी और अत्यधिक अस्थिर होती हैं, स्थिर नहीं होती, अस्थिर होती हैं। और कर राजस्व टैक्स जो इनकम टैक्स जीएसटी होता है वो सरकार का सबसे बड़ा और स्थिर स्रोत होता है, ठीक है, ये बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, गलत हो जाएगा। तीसरी बात है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल हस्तांतरण 2022-23 से 26-27 के बीच हर साल बढ़ा है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 22-23 से 26-27 तक राज्यों का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको किया जाने वाला कुल हस्तांतरण टोटल यहाँ पर ट्रांसफर हर साल बढ़ा हुआ है। इसमें करों की हिस्सेदारी के साथ साथ पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों का विशेष सहायता भी शामिल है ना। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 करेक्ट है, तो बी करेक्ट आंसर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के प्रमुख व्यय मदों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है करोड़ रुपयों में, ठीक है, देखते हैं। आंसर हो जाएगा 20 का। एक तो देखो यहाँ से पहला रक्षा बोला है, ठीक है, रक्षा डिफेंस 7.85 लाख करोड़ सबसे बड़ा आवंटन, ठीक है। दूसरी बात परिवहन, परिवहन को लेकर के ट्रांसपोर्ट बुनियादी ढांचे को जोड़ देता है, इसी कारण सड़क और रेल परिवहन और यहाँ पर संयुक्त बजट को लेकर के इसके बाद आएगा, ठीक है। ग्रामीण विकास को लेकर के रूरल डेवलपमेंट, मनरेगा और ग्रामीण आवास जैसी योजना है, इसके कारण यहाँ पर तीसरा बड़ा मद होगा ये। चौथा गृह मामले मतलब होम अफेयर्स जो होते हैं, इसमें आंतरिक सुरक्षा और केंद्रीय पुलिस बलों के लिए इसका स्थान इसके बाद होगा, तो ये बात चौथे में जाएगी। इस टाइप से आंसर 20 का 1 2 3 4 सही बात होगी, बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, 16वें वित्त आयोग के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसमें। इसकी सिफारिश के बाद आयोग ने ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण वर्टिकल यहाँ पर जो डेवोल्यूशन है इसके हिस्से को 41% बना रखने की सिफारिश की है। पहली बात 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 16वें वित्त आयोग है अध्यक्ष यहाँ पर अरविंद पनगड़िया, ठीक है, उन्होंने अपनी सिफारिश में राज्यों के लिए 41% ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण वर्टिकल यहाँ पर डेवोल्यूशन है उसको बना रखने का सुझाव दिया, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। पहली बात इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड भी सही है क्योंकि सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया, सही है। तीसरी बात है, इस हिस्सेदारी को जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद 15वें वित्त आयोग द्वारा पहली बार 41% पर निर्धारित किया गया था। तीसरी बात यहाँ से भी करेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर 14वें में यहाँ पर जो वित्त आयोग था 14 जो फिनांस कमीशन था उसने यहाँ पर 42% पर किया हुआ था, ठीक है, 42% यहाँ पर किया था वित्त आयोग ने। लेकिन यहाँ पर 15वें वित्त आयोग ने जम्मू कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन के बाद इसे केंद्र आंतरिक जो वित्तीय बोझ को देखते हुए इसे घटाकर 41% कर दिया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, तो याद रखना है। आपको यहाँ से जम्मू कश्मीर की बात हटा करके बोल देगा मणिपुर का जो जैसे घटना घटी थी, हिंसा हुई थी ना, ऐसे करके बोल देगा, तो पॉइंट याद रखना है, कहाँ से गलत करेगा याद रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा तीनों बातें सही हैं, तो सी सभी 3 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, राजकोषीय नीति और यहाँ पर संबंधित मामले में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहली बात, ब्याज भुगतान भारत में सार्वजनिक व्यय का सबसे बड़ा एकल मद है, ना कि रक्षा या परिवहन। क्या होगा पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सरकार अपने खर्चों में ब्याज भुगतान जो है उसका सबसे बड़ा एकल मद है, रुपयों का लगभग 20% हिस्सा, सही बात है। सरकार ने जीएसटी सरलीकरण, श्रम यहाँ पर संहिता, उसकी अधिसूचना और यहाँ पर अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को तर्कसंगत बनाने जैसी 350 से अधिक यहाँ पर सुधार किए हैं। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वित्त मंत्री ने अपने भाषण में उल्लेख किया कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में व्यापार को आसान बनाने के लिए 350 से अधिक प्रक्रियात्मक सुधार किए हुए हैं, करेक्ट है। तीसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग और ईज ऑफ यहाँ पर लिविंग जो है उसमें सरकार ने विकास के स्तंभ पर एक बताया, फिर से पढ़ते हैं, बोला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग सरकार के विकास के स्तंभों में से एक है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात ऐसे सही है, क्योंकि यहाँ पर देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और यहाँ पर नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग जीवन सुगमता, इसको विकसित भारत 2047 2047 मतलब 2047 इसके लक्ष्यों का मुख्य आधार पिलर्स माना है। तो तीनों बातें क्या है करेक्ट है, 22 का आंसर डी। 23 बायोफार्मा शक्ति योजना उसको लेकर के देखते हैं। बायोफार्मा शक्ति स्वास्थ्य सेवा उन्नति के लिए ज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति योजना के संबंध में विचार करना है, ठीक है, शक्ति का फुल फॉर्म है। पहली बात है, ये योजना का उद्देश्य भारत को वैश्विक बायोफार्मा निर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना, जिसे अगले 10 वर्षों में
20,000 करोड़ का परिव्यय किया जाएगा। पहली बात 23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि बजट 2026-27 में घोषित बायोफार्मा शक्ति योजना का परिव्यय 10,000 करोड़ है, जिसे यहाँ पर अगले 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया जाएगा, ना कि 20,000 करोड़, तो गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है, ये योजना घरेलू स्तर पर बायोलॉजिक्स और यहाँ पर बायोसिमिलर के उत्पादन के लिए एक मजबूत परिस्थिति तंत्र बनाने पर केंद्रित होगी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो होगा बायोलॉजिक्स यहाँ पर और बायोसिमिलर, ठीक है, बायोसिमिलर के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बनाना और विनिर्माण इकोसिस्टम तैयार करना, ताकि कैंसर और मधुमेह जैसी बीमारियों को दवाएं सस्ती हो सकें। ये बात करेक्ट होगी। आंसर क्या है? पहला तो गलत हो गया, दूसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा आपको सही पूछा तो बी। 24 में आते हैं भारत सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखो भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 उसके बारे में कौन सा सही होगा? ISM 1 जो है इसने मुख्य रूप से सेक्टर क्षमताएं जो होती है उस पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि यहाँ पर ISM 2.0 ने लक्ष्य जो उपकरण है उसके सामग्रियों के उत्पादन, फुल स्टैक भारतीय IP के डिजाइन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने पर किया हुआ है। पहली बात 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है ISM 2.0 इसका उद्देश्य केवल चिप असेंबली क्षमताओं का विस्तार करना होगा। सेकेंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो केवल शब्द है ये गलत बताता है, क्योंकि यहाँ पर ISM 2.0 जो है ये लक्ष्य असेंबली के आगे यहाँ पर बढ़कर फुल स्टैक क्षमताओं को अत्यधिक जो अनुसंधान केंद्र है वो स्थापित करेगा, ठीक है, उनको बढ़ावा देगा। तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली वन करेक्ट है, 24 का आंसर एक बात सही है। 25 इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना के बारे में विचार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना के संबंध में देखते हैं। पहली बात बजट 2026-27 में इस योजना के लिए परिव्यय 22,919 करोड़ से बढ़कर 40,000 करोड़ कर दिया है। पहली बात क्या होगा? 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, सही बात है, ठीक है, क्योंकि सरकार ने भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जिसको बोलते हैं ECMS, ठीक है, बजट के रूप में भारी वृद्धि की है, जिसे यहाँ पर 22,919 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया है, सही बात है। सेकेंड बात है ये योजना घरेलू मांग के एक बड़े हिस्से को स्थानीय स्तर पर पूरा करने और भारत के घटकों के लिए एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने में मदद करेगी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, ठीक है, ताकि क्या है आयात कम हो और यहाँ पर भारत में ग्लोबल सप्लाई का हिस्सा बने, ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 25 का सही पूछा है तो दोनों बातें सही है, सी यहाँ से आंसर होगा। 26 नंबर है महत्वपूर्ण खनिज और यहाँ पर दुर्लभ मृदा गलियारे, उसके बारे में विचार करना है। ये गलियारे केवल ओडिशा और केरल के खनिज समृद्ध राज्यों में खनन प्रसंस्करण को बढ़ावा देंगे। पहली बात 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल शब्द यहाँ से गलत बनाता है, क्योंकि यहाँ पर की जो ओडिशा है और केरल महत्वपूर्ण, लेकिन ये गलियारे जो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे अन्य खनिज समृद्ध राज्यों में भी कवर करेंगे। पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है ये पहल है मौजूदा IREL इंडिया लिमिटेड की उपस्थिति को यहाँ पर पूरक बनाती है और इलेक्ट्रिक वाहनों की नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा जैसे जो उन्नत तकनीकी इंजीनियरिंग अनुप्रयोग हैं उसके महत्वपूर्ण चुंबक पर केंद्रित होगी। सेकेंड बात क्या होगी? 26 का सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से ये जो है पहल IREL इंडिया लिमिटेड जो है इसकी क्षमताओं को बढ़ाएगा, जिससे यहाँ पर क्या है इसके चुंबक जो इसमें यहाँ पर चुंबक को लेकर के इलेक्ट्रिक वाहन, मोटर और पवन टर्बाइन के लिए भी काम करना होगा, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट। तो सेकेंड बात करेक्ट है, पहली बात इसकी गलत हो जाएगी, बी यहाँ से आंसर है। 27 नंबर है रासायनिक पार्क योजना के बारे में क्वेश्चन देखते हैं इसको। भारत में रासायनिक पार्क के संबंध में विचार करना है। इससे संबंधित नई योजना के संबंध में देखते हैं। ये योजना का उद्देश्य घरेलू जो रासायनिक उत्पादन है इसको बढ़ावा देना और यहाँ पर आत्मनिर्भरता को कम करना होगा। पहली बात 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि रासायनिक पार्कों का उद्देश्य कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करना और रसायनों के आयात पर भारत की निर्भरता को विशेषकर चीन से कम करना होगा। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड ये पार्क केवल केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाएंगे और राज्य सरकारों की इससे कोई भूमिका नहीं होगी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पे इन पार्कों की स्थापना सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर जो राज्य हैं उसके सरकारों के सहयोग से की जाएगी। इसमें यहाँ पर प्लग एंड प्ले सुविधाओं पर जोर दिया जाएगा। सिर्फ पहली बात करेक्ट है, दूसरी बात गलत हो जाएगी यहाँ से इसकी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ओनली वन करेक्ट है, तो 27 का आंसर हो जाएगा। एक बात इसकी करेक्ट है, ए।
क्वेश्चन 28 नंबर है, कंटेनर विनिर्माण योजना, उसको लेकर के। कंटेनर विनिर्माण योजना निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का बजटीय आवंटन प्रस्तावित है। पहली बात, 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वैश्विक व्यापार, भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कंटेनर की जो कंटेनर होते हैं इसकी कमी को दूर करना जरूरी है। इसके लिए यहाँ पर 10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सेकेंड बात है, पहला सही है, इसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में लगातार 2 मिलियन TEU की वार्षिक घरेलू जो उत्पादन क्षमता है उसको बनाना। राइट, सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इसका जो दीर्घकालिक लक्ष्य है कि भारत की जो कंटेनर निर्माण है इसमें आत्मनिर्भर बनना, और इसके लिए इसके लिए वार्षिक 2 मिलियन TEU मतलब 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट विकास क्षमता किया जाना। दोनों बातें करेक्ट है। 28 का आंसर सी। 29 नंबर है, एकीकृत कपड़ा कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड यहाँ पर टेक्सटाइल प्रोग्राम, इसके बारे में कपड़ा घरेलू जो यहाँ पर क्षेत्र उसके प्रस्तावित एकीकृत कार्यक्रम के संबंध में विचार करना है। पहली बात, राष्ट्रीय फाइबर योजना नेशनल फाइबर स्कीम का उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित फाइबर सहित यहाँ पर फाइबर स्पेक्ट्रम में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना होगा। पहली बात, 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, समर्थ 2.0 का उद्देश्य जो होगा ये केवल पारंपरिक क्लस्टर आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत सहायता प्रदान करेगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर समर्थ 2.0 है, ये प्राथमिक यहाँ पर उद्देश्य केवल पूंजीगत सहायता नहीं बल्कि यहाँ पर कौशल डेवलपमेंट, यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट होता है, और कपड़ा क्षेत्र में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उसको प्रशिक्षण और आधुनिक बनाना। ठीक है, तो ओनली 1 करेक्ट है, सेकेंड यहाँ से गलत होगा। आंसर क्या होगा? 29 का एक बात इसकी करेक्ट है। क्वेश्चन 30, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के बारे में विचार करना है। इस पहल का उद्देश्य खादी, हथकरघा और हस्तनिर्मित या हस्तशिल्प क्षेत्रों को वैश्विक बाजार संपर्क, ब्रांडिंग, गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से मजबूत करना होगा। पहली बात, 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो MGGSI है इसका उद्देश्य यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पारंपरिक जो स्तंभ हैं जैसे खादी, ठीक है, हस्तशिल्प, इसको डिजाइन, मार्केटिंग और बेहतर गुणवत्ता के मानकों के लिए वैश्विक पहल में जो पहचान दिलाना। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड, यह पहल मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों के बड़े उद्योगों को लक्षित करती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि पर यह योजना ग्रामीण और सूक्ष्म उद्योगों को लक्षित करेगी, ना कि शहरी और बड़े उद्योगों को। यह ग्राम स्वरोजगार की अवधारणा पर आधारित होगा। ओनली 1 करेक्ट है, यहाँ से आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले MSME इक्विटी सपोर्ट के बारे में विचार करना है। चैंपियन MSME बनाने के लिए 10,000 करोड़ का एक यहाँ पर समर्पित MSME ग्रोथ फंड स्थापित किया जाएगा। पहली बात, 31 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे उद्योग को यहाँ पर शेयर पूंजी इक्विटी प्रदान करने के लिए 10,000 करोड़ का MSME ग्रोथ फंड बनाया गया, ताकि यहाँ पर मध्यम और बड़े उद्योगों में बदल सके। सेकेंड बात है, माइक्रो एंटरप्राइजेज को समर्थन जारी रखने के लिए सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड 22,000 करोड़ में टॉप अप करने का प्रस्ताव है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में 22,000 करोड़ का अतिरिक्त यहाँ पर निवेश जो किया गया होगा, ताकि यहाँ पर सूक्ष्म उद्यमों के लिए वित्तीय संकट में उभरा जा सके। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से दोनों करेक्ट है, तो सी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, MSME लिक्विडिटी सपोर्ट। ठीक है, देखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म के बारे में विचार करना है। ये क्या है? ये सभी CPSE खरीद अनिवार्य रूप से TREDS के माध्यम से निपटाई जाएंगी। पहली बात, 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सूक्ष्म और लघु मध्यम जो उद्योग होते हैं इसके माध्यम से या इसके भुगतान में देरी की समस्या होने के बचाने के लिए इसमें सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो होते हैं इसको TREDS प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगी, ताकि अनिवार्य कर दिया जाएगा इसको। ठीक है। सेकेंड बात है, GM को ट्रेड्स के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि यहाँ पर MSMEs को तेज और सस्ता क्रेडिट मिल सके। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर GM मतलब गवर्नमेंट यहाँ पर मार्केट प्लेस है जो, और यहाँ पर जो ट्रेड्स है इसका फुल फॉर्म मैंने बताया ऊपर। ठीक है, इसके साथ एकीकृत ऐतिहासिक कदम होगा, और इसमें MSME को अपने सरकारी ऑर्डर के बिलों को तुरंत डिस्काउंट कराकर नकद लिक्विडिटी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है, तो सी। क्वेश्चन नंबर 33, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट, इसके बारे में योजना के बारे में विचार करना है। क्रेडिट यहाँ पर गारंटी जो सपोर्ट योजना है इसमें इस पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए गारंटी प्रदान करेगा, ताकि यहाँ पर ऋणदाताओं का जोखिम कम हो। पहली बात,
33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सरकार ने सूक्ष्म और लघु जो यहाँ पर उद्यम उसके लिए यहाँ पर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है उसके दायरे को बढ़ा दिया है। अब ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर होने वाले जो इनवॉइस डिस्काउंट है उसके लिए भी गारंटी देगा और इससे बैंकों के ऋणदाताओं का जोखिम कम होगा और एमएसएमई को बिना किसी गारंटी आसानी से वर्किंग कैपिटल मिल सकेगी। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये योजना विशेष रूप से बड़े निगमों को यहाँ पर क्रेडिट जोखिम से बचाएगी। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर योजना विशेष रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम जो उद्यम होते हैं एमएसएमई उसके लिए, न कि बड़े निगमों के लिए। बड़े निगमों के पास ऋण प्राप्त करने को लेकर अन्य साधन उपलब्ध होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, आंसर 33 का एक बात सही है। 34 है सेकेंडरी मार्केट डेवलपमेंट, इसके बारे में देखते हैं। टीआरईडीएस से संबंधित सेकेंडरी मार्केट डेवलपमेंट पहल के संबंध में विचार करना है। ट्रेड्स जो है इसमें प्राप्तियों को पर संपत्ति समर्पित जो प्रतिभूति है एसेट्स होते हैं बैक्ड सिक्योरिटी उसके रूप में पेश किया जाता है या पेश किया जाएगा। पहली बात 34 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड्स यहाँ पर जो बिल जो होते हैं इसमें पेंडिंग होते हैं उन्हें आप यहाँ पर एसेट्स बैक्ड सिक्योरिटी के तहत एबीएस के तहत इसमें बदला जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर इन बिल पर पूल करके निवेश के लिए यहाँ पर एक वित्तीय साधन बनाए जा सकेंगे। सेकेंड बात है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य तरलता या लिक्विडिटी को बढ़ावा देना होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इस पहल का मुख्य उद्देश्य सेकेंडरी मार्केट में तरलता लिक्विडिटी बढ़ाना। जब ये बिल प्रतिभूति में बदल जाएंगे तो इनमें अन्य निवेशक भी इसे खरीद सकेंगे और इसमें बाजार पैसा बढ़ेगा और एमएसएमई को अधिक फंड मिलेगा। दोनों बातें सही है, आंसर 34 का सी करेक्ट है। 35 है, देखो जितने मैं कुछ बातें बताता चलता हूँ, एक्स्ट्रा बातें बताता चलता हूँ, सबको नोट करते रहना है, ठीक है। बजट के आपका बहुत अच्छा सा एक नोट्स तैयार हो जाएगा अगर आप यहाँ से एक एक क्वेश्चन की बात समझ करके आप अपना नोट्स बनाते चलोगे तो, ठीक है। बाकी क्योंकि पेपर आते आते शायद माइंड में रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो गायब हो जाएगा माइंड से, तो वो चीज़ इस वजह से कह रहा हूँ। हाईलाइट कुछ पॉइंट आप करते चलो, लिखते चलो, बाद में एक साथ आप सॉल्व करोगे इसको तो सॉल्व हो जाएगा आपका। और यहाँ पे जो इसका पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ में आपका सिर्फ क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आप वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकोगे, राइट। और इसको अगर परचेस करना है तो मार्केट्स में अवेलेबल भी है, मार्केट में जो इसका हार्ड कॉपी भी है मार्केट से ऑर्डर करके मंगा सकते हो आप, ठीक है, कोरियर करा सकते हो। और जो इकोनॉमिक सर्वे था उसका भी मैंने निकाला हुआ है, वो भी कर सकते हो, राइट। आते हैं 35 में। 35 नंबर है प्रोफेशनल सपोर्ट कॉर्पोरेट मित्र योजना के बारे में विचार करना है। ये मान्यता प्राप्त पैरा प्रोफेशनल एमएसएमई को सस्ती लागत पर अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। पहली बात 35 का पहली बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पोरेट मित्र एक यहाँ पर नई पहल है जिसके तहत यहाँ पर पैरा प्रोफेशनल तैयार किए जाएंगे और ये लोग छोटे उद्योग एमएसएमई को जीएसटी फाइलिंग, टैक्स ऑडिट और अन्य जो कानूनी यहाँ पर कागज है उसकी कार्रवाई में बहुत कम खर्च करने में मदद करेंगे। पहली बात सही है। सेकेंड, पेशेवर संस्थान जैसे आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमएआई इन पेशेवर को प्रशिक्षित करने के लिए लघु अवधि को पाठ्यक्रम डिजाइन करेंगे। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर पेशेवर को तैयार करने के लिए आईसीएआई चार्टेड अकाउंटेंट, आईसीएसआई कंपनी जो सेक्रेटरीज होते हैं सेक्रेटरी होते हैं वो, और आईसीएमएआई जिसे बड़े संस्थान जो विशेष होते हैं शॉर्ट टर्म को लेकर के कोर्स और ट्रेनिंग मॉडल विकसित करना। तो ये भी बातें यहाँ से सही है, दोनों बातें इसके सही है। आंसर 35 का सी। 36 है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क यहाँ पर गारंटी फंड, उसके बारे में क्वेश्चन देखते हैं। 36 पहला यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड के बारे में विचार करना है। ये यहाँ पर फंड ऋणदाताओं को विवेकपूर्ण ढंग से कैलिब्रेट की गई आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगा। पहली बात क्योंकि पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बैंकों को पैसा डूबने का डर रहता है ना, जिससे क्या होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं वे रिस्क गारंटी फंड पर इन पर जो बैंक होती हैं इसके ऋणदाताओं को आंशिक क्रेडिट गारंटी देते हैं, जिससे क्या होता है वे सड़क, बिजली और रेल जैसी परियोजनाओं को अधिक कर्ज देने को लेकर प्रोत्साहित होते हैं। सेकेंड बात है ये फंड मुख्य रूप से इक्विटी निवेशक के लिए यहाँ पर जोखिम को कम करने पर केंद्रित होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फंड मुख्य रूप से ऋणदाताओं को यहाँ पर जोखिम कम करने के लिए होते हैं, कम कर ना कि यहाँ पर इक्विटी और निवेशक को लिए, ठीक है। तो ये बात गलत होगी, इसका उद्देश्य क्रेडिट फ्लो को सुगम बनाना होगा। ओनली वन करेक्ट है, ए 36 का आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है फ्रंट यहाँ पर कॉरिडोर, उसके बारे में प्रस्तावित नए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के संबंध में विचार करना है। ये कॉरिडोर पूर्व में डनकुनी को पश्चिम से सूरत से जोड़ेगा, डनकुनी को पश्चिम में सूरत से जोड़ेगा। पहली बात 37 का यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बजट 2026-27 में एक यहाँ पर नए डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर उसका प्रस्ताव है जो पूर्व में
डनकुनी पश्चिम बंगाल को और पश्चिम में सूरत गुजरात से जोड़ेगा। यह भारत का पूर्वी और पश्चिम औद्योगिक क्षेत्र को लेकर के एक माल ढुलाई को लेकर के तेज काम करेगा। सेकेंड बात, यह पहल मुख्य रूप से यात्री परिवहन को बेहतर बनाने के लिए भी होगा। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह फ्रंट कॉरिडोर विशेष रूप से मालगाड़ी है ना, फ्रेट यहाँ जो ट्रेन होती है इनको लेकर के इनका उद्देश्य होगा यात्रियों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर जो रसद है, लॉजिस्टिक है, उसकी लागत के समय को कम करना और माल ढुलाई को लेकर सुचारू रूप से जारी करना। राइट, तो सेकंड बात गलत हो जाएगी, ओनली वन करेक्ट है। 38 है, जलमार्ग और तटीय नौवहन के बारे में विचार करना है। सरकार अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग को चालू करने की योजना बना रही है, जिसकी शुरुआत ओडिशा में नेशनल वाटरवेज 5 से होगी। पहली बात, 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सरकार जलमार्गों को यहाँ पर सड़क और यहाँ पर रेल के सस्ते विकल्प को लेकर के रूप में विकसित कर रही है। इसमें यहाँ पर नेशनल वाटरवेज 5 ओडिशा को प्राथमिकता दी गई है, ताकि खनिजों की ढुलाई आसान हो सके। ठीक है, और अगले 5 वर्षों में 20 नए जलमार्गों को पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य रखा जा सके। सेकेंड बात है, कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम का लक्ष्य 2047 तक अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन की हिस्सेदारी को 6% बढ़ाकर 12% तक करना होगा। सेकेंड बात क्या होगी, 38 का सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कोस्टल कार्गो प्रमोशन है स्कीम, इसका लक्ष्य महत्वाकांक्षी और यहाँ पर वर्तमान में तटीय और यहाँ पर अंतर्देशीय जो जलमार्ग है उसकी हिस्सेदारी केवल 6% है, और जिसे 2047 तक 2047 तक क्या करना है, 12% करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें प्रदूषण की भी कम हो सकेगा और यहाँ पर परिवहन की लागत भी बढ़ेगी। दोनों बातें सही है, 38 का सी। 39, सी प्लेन योजना के बारे में विचार करना है। सी प्लेन वायबिलिटी गैप फंड के बारे में विचार करते हैं। ये योजना केवल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जाएगी। पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये यद्यपि पर्यटन का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन केवल योजना पर्यटन के मुख्य उद्देश्य इसका नहीं होगा, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि यहाँ पर दूर के जो क्षेत्र होते हैं, राइट, जो रिमोट सेंसिटिव एरिया जो होते हैं और कनेक्टिविटी जो जिसमें नहीं होती है, उनको सुगम कनेक्टिविटी पहुँचाना, जहाँ पर ये रनवे बनाना कठिन हो रहा है। ठीक है, पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, इस योजना का उद्देश्य दूरस्थ कनेक्टिविटी को पर्यटन को बढ़ावा देना होगा। सेकेंड बात सही है, क्योंकि सरकार जो है ये क्या कर रही है, VGF मतलब वेबिलिटी गैप फंडिंग जो होती है उसके माध्यम से सी प्लेन परियोजना को किफ़ायती बनाएगी, और इसमें टापुओं जैसे झीलें कनेक्टिविटी है उन पर यहाँ पर बढ़ेगी इसकी पर्यटन क्षमता, और काफ़ी हद पर इसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, सेकेंड बात करेक्ट होगी, पहली बात गलत है, केवल 2 सही है, B 39 का आंसर है। क्वेश्चन 40 नंबर है, इसमें बोल रहे हैं एसेट मोनेटाइजेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, 40 का पहला स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है CPSE एसेट मोनेटाइजेशन के संबंध में विचार करना है। एसेट मोनेटाइजेशन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। पहली बात, 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बजट जो 26-27 इसमें सरकार ने REIT रियल एस्टेट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम जो है उसकी खाली पड़ी या कम उपयोग वाली अचल संपत्ति का मुद्रीकरण करने को लेकर प्रस्ताव दिया है। ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है REIT के माध्यम से इसकी अचल संपत्ति परिसंपत्तियों का पुनर्चक्र में तेजी लाने का प्रस्ताव है। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगा, दोनों बातें सही है, 40 का आंसर सी। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, सिटी यहाँ पर बोला सिटी इकोनॉमिक रीजन्स जो है उसके बारे में विचार करना है। पहली बात है, इसमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन में बोल रहा है सिटी इकोनॉमिक यहाँ पर जो रीजन्स होते हैं इसमें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, पहली बात यहाँ से देखते हैं, ये बोला है कि सरकार ग्रोथ यहाँ पर जो कनेक्टर्स होते हैं इनके रूप में शहरों के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेगी। पहली बात क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर बजट में शहरों का ग्रोथ जो कनेक्टर्स होते हैं इसके रूप में जोड़ने के लिए 7 नहीं बल्कि 6 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया है, ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड है, इसमें एक कॉरिडोर दिल्ली मुंबई के बीच प्रस्तावित है, ये बात करेक्ट है, क्योंकि इस प्रस्तावित में कॉरिडोर में दिल्ली मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी की एक प्रमुख योजना है जो यहाँ पर बड़े आर्थिक केंद्रों को लेकर के बीच यात्रा समय को नाटकीय रूप में कम कर देगी। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। 42 है सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको, वित्तीय वर्ष 26-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय कैपेक्स को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। पहली बात क्या होगी, 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि 26-27 में यहाँ पर केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने के लिए 12.2 का जो है लाख करोड़ का
कैपेक्स कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है इसको बोलते हैं कैपेक्स, आवंटित किया है। ठीक है, तो ये बात सही हो जाएगी। देखो डाउट नहीं करना है, कैपेक्स मतलब कोई सोचो नया वर्ड आ गया, नहीं नया वर्ड नहीं है ये। कैपेक्स आपका मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, याद रखना है, पहली बात सही है। सेकेंड, इस कैपेक्स आवंटन में सड़क परिवहन और राजमार्ग क्षेत्र के साथ रेलवे का हिस्सा 50% से अधिक होगा। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस कुल हिस्से में निवेश में आधे से अधिक हिस्सा 50% से प्लस अकेले सड़क परिवहन और राजमार्ग और रेलवे के विस्तार पर खर्च किया जा रहा है। तीसरी बात है, बुनियादी ढांचे में निवेश पर निरंतर जोर आर्थिक सर्वेक्षण में एक विकास गुणक के रूप में उजागर किया है। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सार्वजनिक यहाँ पर जो निवेश है इसके निजी निवेश को भी बढ़ावा देगा। ठीक है, बढ़ाता है इसको, और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इसे अर्थव्यवस्था के लिए एक विकास गुणक ग्रोथ मल्टीपल या मल्टीप्लायर माना जाता है। तो 1 2 3 तीनों करेक्ट है, आंसर 42 का सभी 3 सी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर है, बैंकिंग सुधार क्षेत्र के बारे में देखते हैं इसको। केंद्रीय बजट 26-27 में प्रस्तावित विकसित भारत के लिए बैंकिंग उच्च स्तरीय समिति का उद्देश्य क्या था, ये क्या है? आंसर हो जाएगा, इसका उद्देश्य है कि जो सरकार ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है, इसका उद्देश्य कि यहाँ पर केवल एनपीए या निजीकरण तक सीमित नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इसे देखना कि भारतीय बैंक 2047 तक भारत के विकसित बनाने के लिए आवश्यक जो ऋण है उसमें संभालने को लेकर के और प्रतिस्पर्धी को बनने के लेकर कितना तैयार है। ये समिति बैंकिंग क्षेत्र के ढांचे और यहाँ पर उसकी कार्यकुशलता को समग्र समीक्षा करेगी। तो आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। क्वेश्चन 44 है, 44 है, सी मार्ट सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट्स की स्थापना का उद्देश्य महिलाओं की किस ओर संक्रमण में मदद करना होगा। आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये सी, ऋण आधारित आजीविका के व्यवसाय समिति की ओर, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विजन यहाँ पर बजट 2026-27 में जो महिलाओं सशक्तिकरण उसके लिए यहाँ पर लखपति दीदी से आगे चलकर बिजनेस लीडर बनाने का लक्ष्य रखा है। और सी मार्ट जो है इसका महत्व होगा कि यहाँ पर ये पहला जो ऐसी यहाँ पर कार्यक्रम होगी स्वयं समूह जो यहाँ पर महिलाओं को लेकर के केवल छोटे ऋण देने को लेकर के इकाई में बदलकर उन्हें उत्पादों का मालिक और यहाँ पर ब्रांड मैनेजर बनने को केंद्रित करेगी। ठीक है, और 2026 में विशेष बात यह है कि यहाँ पर बजट में इन मार्ट्स के लिए जो डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पर एकीकरण प्रस्ताव रखा गया, जिससे क्या होगा ग्रामीण महिलाएं सीधे वैश्विक बाजारों या ग्लोबल मार्केट से जुड़ सकेंगी। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के बारे में देखते हैं। इनमें से बोला कौन सा उपाय केंद्रीय बजट 2026-27 में कॉर्पोरेट बाजार में तरलता और पहुंच बढ़ाने को लेकर के प्रस्तावित किए गए थे। पहला, निधि तक पहुंच के साथ एक बाजार निर्माण ढांचा शुरू करना, पहली बात 45 का पहला करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, कॉर्पोरेट बॉन्ड सूचकांक जो है उसमें डेरिवेटिव्स और यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड पर कुल रिटर्न की शुरुआत करना, सेकेंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीसरी बात है, नगर पालिका बॉन्ड म्यूनिसिपल जो बॉन्ड होते हैं उसके उच्च मूल्य के निर्गमों के लिए बड़े शहरों को 100 करोड़ तक प्रोत्साहन प्रदान करना। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बजट 26-27 में नगर पालिका जो होता है म्यूनिसिपल बॉन्ड इसके लिए यहाँ पर प्रोत्साहन की राशि 100 करोड़ नहीं बल्कि यहाँ पर 50 करोड़ तक के निर्गमों को प्रस्तावित दी गई थी, ताकि छोटे और मध्यम शहर भी इसमें बुनियादी ढांचे को फंड जुटा सकें। बात गलत हो जाएगी। ठीक है, और सरकार यहाँ पर चाहती है कि कंपनियां बैंक ऋण के बजाय सीधे बाजार से पैसा जुटाएं ताकि बैंकों पर दबाव कम हो सके। तो आंसर 1 2 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर होगा। 46 नंबर है, व्यक्तिगत PROI निवेश केंद्रीय बजट 26-27 में भारत से बाहर जो निवासी व्यक्ति हैं उसके लिए पोर्टफोलियो निवेशक योजना के माध्यम से इक्विटी साधन के निवेश को संबंध में लेकर कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा। देखो देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर इसका उद्देश्य है कि भारतीय जो शेयर बाजार है इसमें विदेशी जो निवेश होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, उसके दर पर व्यापक बनाना होगा इसको। ठीक है, और उसमें क्या बदलाव होंगे? बदलाव को लेकर के कि जैसे कि अब तक भारत के बाहर रहने वाले जो व्यक्तिगत निवेशक थे वो किसी भी भारतीय सूचीबद्ध कंपनी में केवल 5% तक शेयर रख सकते थे। ठीक है, और बजट 2026-27 में इस सीमा को बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। तो की पॉइंट आपको नोट करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दो बातें आपने देखी। तीसरी बात यहाँ पर इसका क्या प्रभाव होगा आपने देखा, उद्देश्य क्या है इसका, बदलाव क्या हुआ और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इसका जो प्रभाव पड़ेगा कि जो प्रवासी भारतीय एनआरआईज होते हैं है ना, और व्यक्तिगत विदेशी जो निवेशक होते हैं उसके लिए भारतीय बाजार और अधिक पूंजी लगाना आसान हो जाता है, जिससे यहाँ पर बाजार की तरलता लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। आंसर क्या होगा? बी, यहाँ से इसका सही आंसर होगा। बी से मतलब नहीं, आपको पूरी बातें आपको पता नहीं चाहिए। मैंने उद्देश्य क्या बताया, इससे क्या बदलाव हो सकते हैं और इससे क्या प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत जो PR वही निवेश है इसको लेकर के। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से
बी करेक्ट है, ठीक है, ये बी नंबर करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। शिक्षा से रोजगार और उद्यम समिति के संबंध में विचार करना है। बजट 2026-27 में प्रस्तावित शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति का अनिवार्य कार्य क्या होगा। इसका जो अनिवार्य कार्य है, ये देखो समिति का स्वरूप क्या होगा, पहले तो समिति का स्वरूप देखते हैं, फिर हम लोग आंसर बाद में देखेंगे। समिति का स्वरूप क्या होगा, समिति का स्वरूप यहाँ पर एक स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी होगी जो शिक्षा और रोजगार के बीच खाई को पाटने का काम करेगी। दूसरी बात, अनिवार्य कार्य क्या होंगे इसके, है ना, कुछ यहाँ पर मैंडेट कार्य होते हैं, क्या होंगे, ये समिति केवल एआई पर नहीं बल्कि यहाँ पर डेटा साइंस, सेमीकंडक्टर डिजाइन और फिनटेक जैसे उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करेंगी। दोनों बातें सही हो गई। तीसरी बात यहाँ पर 2026 में क्या फोकस है इसमें, देखो बजट 2026 में इसमें विशेष रूप से कहा गया कि यह समिति सुनिश्चित करेगी कि भारत का शिक्षा पाठ्यक्रम जो होता है उद्योगों की बदलती जरूरत के अनुसार रीस्किलिंग और यहाँ पर अप स्किलिंग को लेकर के आधारित होता है कि यहाँ पर एआई युग में रोजगार कम ना हो सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इतनी बातें जान ली, अब यहाँ से आंसर अपना सी करेक्ट कर लो। ठीक है, आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। 2030 तक भारत को कच्चा काजू और कोको पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित कार्यक्रम को उद्देश्य में क्या बनना होगा या क्या बनाना है। आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर, वैश्विक ब्रांड बनाना होगा। ठीक है, एक वैश्विक ब्रांड बनाना होगा। जैसे कि लक्ष्य इसका क्या है, भारत वर्तमान में कच्चे काजू और यहाँ पर कोको के उत्पादों में से एक है, लेकिन हम इनका मूल्यवर्धन वैल्यू एडिशन जो होता है प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। राइट, पहली बात तो ये हो गई, लक्ष्य हो गया। इसकी आत्मनिर्भरता क्या होगी, आत्मनिर्भरता होगी कि बजट 2026-27 में एक समर्पित कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया गया है ताकि यहाँ पर 2030 तक भारत के केवल एक कच्चा माल ना बेचे बल्कि यहाँ पर मेड इन इंडिया काजू कोको उत्पाद को लेकर के एक वैश्विक ब्रांड के नाम से सामने आए या उभरे, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, एक आपका लक्ष्य हो गया, एक आपकी आत्मनिर्भरता होगी। ठीक है, एक रणनीति क्या होगी, रणनीति होगी कि यहाँ पर इसके लिए आंध्र प्रदेश, केरल और तटीय जो कर्नाटक के जो विशेष प्रसंस्करण क्लस्टर हैं, प्रोसेसिंग क्लस्टर्स होंगे, वो बनाए जाएंगे जिन्हें निर्यात प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो ये सब पॉइंट याद रखना है, बी से आंसर होगा। 49 शिक्षा और विज्ञान और संरचना को लेकर के बजट 26 के अनुसार खगोल विज्ञान और संरचना के संबंध में विचार करना है। 4 दूरबीन और संरचना सुविधाओं को स्थापित या अपग्रेड किया जाएगा। पहली बात 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से 49 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यहां से इसका सही होगा क्योंकि यहां पर जो बोला है बात, इसके हिसाब से जो विजन इसका जो होगा 2026 में यहाँ पर भारत और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनाने को लेकर के एक डीप स्पेस रिसर्च पर जोर दिया जाएगा। पहली बात सही है। दूसरी बात है इसमें नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप शामिल होंगे। सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात है, तीसरा बात बोला कॉस्मोस 2 प्लेनेटेरियम टेरियम है ना, कॉस्मोस 2 प्लेनेटेरियम भी यहाँ पर अपग्रेड की जाने की सुविधा में से एक होगा। तीसरी बात भी करेक्ट है। देखो यहाँ पर जो इसमें इंग्लिश ऐसे जो कठिन वर्ड होते हैं ना, इसमें से इंग्लिश वर्ड पढ़ा करो। इंग्लिश वर्ड पढ़ने देखो साथ यहाँ पर साफ दिख रहा है कि प्लेनेटेरियम बोला है, लेकिन यहाँ पर प्लेनेटेरियम लिखा है, क्या ये नहीं समझ आ रहा है। तो देखो कुछ वर्ड मैंने जो यहाँ पर है कठिन वर्ड, तो मैं उनकी इंग्लिश भी लिख देता हूँ कि आपको समझ आए बीच में क्या है, क्वेश्चन के बीच में, है ना। तो यूपीएससी भी सही करना है, यूपीएससी जो पेपर आपको देने जाना है तो आपको जो साइड में इंग्लिश लिखी होती है वो भी ध्यान देते रहना है। ठीक है, यहाँ से देखो तीनों स्टेटमेंट इसके करेक्ट है, एकदम फैक्चुअल पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं इसके, सभी 3 करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन क्षमताएं हैं उसको लेकर के क्वेश्चन है। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेल बजट 2026 में प्रस्तावित परिस्थिति रूप से टिकाऊ ट्रेल्स विकास का हिस्सा नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर। देखो डिजिटल ट्रेल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा डी। राइट, तो यहाँ से देखो बात क्या है, सतत यहाँ पर जो पर्यटन होगा इसके बारे में देखते हैं। पहले सतत जो पर्यटन है, ये बजट 2026 में यहाँ पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विशेष ट्रेल्स को विकसित करने का प्रस्ताव होगा। दूसरी बात यहाँ पर कि ट्रेल्स के कुछ प्रकार होते हैं, क्या क्या प्रकार होंगे, जैसे कि यहाँ पर इसमें माउंटेन ट्रेल्स जैसे कि पर्वतारोहण के लिए, और बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स ये क्या होता है पक्षियों के अवलोकन के लिए, और टर्टल ट्रेल्स ये क्या होता है समुद्र में तटीय परिस्थिति के लिए यहाँ पर शामिल होंगे। तो ये बात आपकी ट्रेल्स की हो गई। ठीक है, 2 बातें आपको पता चल गई। उसके बाद तीसरी बात इसमें कुछ विशेष नोट आप लिखोगे कि बजट भाषण में डिजिटल ट्रेल्स का उल्लेख पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ नहीं बल्कि यहाँ पर उसकी नई श्रेणियों को विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया, जबकि यहाँ पर ये अन्य तीनों की विशेष फोकस किया गया इसमें। ठीक है, तो कुछ पॉइंट आप इसमें ऐड कर लो और यहाँ से इसका आंसर डी करेक्ट है। तो इस टाइप से हम लोगों ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखे बजट के 50 क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है,
50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए बजट के, और जो आगे भी आएंगे और यहाँ पे 2-3 पार्ट में लेके आऊँगा। जितने भी पार्ट लाऊंगा आपको पार्ट वही पार्ट आपको करते जाना है। साथ में जितने भी टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिक को नहीं छोड़ना है। इसमें जो बजट में टॉपिक जैसे इकोनॉमिक के आ रहे हैं उनको जाके अंदर डीप में पढ़ो, ठीक है। एक्सपेंडिचर क्या होता है और जीडीपी क्या है ना, MNP क्या है, सभी जो बातें यहाँ पे कीवर्ड आ रहे हैं वो सब जाके आपको स्टैटिक में पढ़ना है। अगर बुक नहीं है तो बुक आप परचेस कर लो। कौन सी बुक है? संजीव वर्मा है ना, संजीव वर्मा काफ़ी अच्छी बुक है, अपडेटेड बुक है तो ठीक है, वरना आप परचेस कर लो, उससे आप डेटा को अपने कीवर्ड को पढ़ो, ठीक है। और यहाँ पर अपने नोट्स जरूर बनाते चलो यहाँ से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेटा दे रखे हैं बजट के। मैंने एक एक करके नोट्स आपको बनाना है, क्योंकि फ्लोट चार्ट से भी मैंने क्वेश्चन यहाँ से बना रखे हैं, तो डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। और आपका जो PDF रहेगा, मैं कोई क्वेश्चन का PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, और आंसर के साथ आपको ऑर्डर करना पड़ेगा मार्केट से, ठीक है। या आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप मार्केट से खरीदो, ठीक है। तो एंड करते हैं से इसको। सुबह मैं डाल चुका हूँ यहाँ पर जो UPSC का फुल लिंक टेस्ट 2 था, उसका पार्ट 2 वो भी देख सकते हो। और अभी आज लेकर आएंगे और एक चीज़ और लेकर आएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है PT385 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, उसका MCQs कोशिश करेंगे कि शाम तक अपलोड करूँ, ठीक है। तो आज यहाँ से इसको कवर करो, एक एक चीज़ इसकी पढ़ो, ठीक है। जरा तो देखो, लोगों को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है, जो और भी पढ़ा है उनका थोड़ा हेल्प हो जाएगा, है ना। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, वहाँ से अपडेट मिलता रहेगा और आपको, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।